तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में हुआ था। तो स्टार्टिंग से ही इनका मन नेचुरल साइंस में था। द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस वर नेम फॉर एंड फर्स्ट डिराइव बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वंशानुक्रम का जो सिद्धांत था यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, वो सबसे पहले मेंडल द्वारा दिया गया था, जिसे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। A 19th century Moravian monk who formulated his idea after conducting simple hybridization experiment with pea plant, which scientific name is Pisum sativum, he had planted in the garden of his monastery. तो 19वीं शताब्दी के मोरेवियन भिक्षु ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा चर्च के गार्डन में कई प्रयोग किए गए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनका जो प्रयोग था वो था गार्डन पी यानी कि पाइसम सटाइवम पर। अपने इन सिंपल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने ढेर सारे विचार प्रस्तुत किए। बिटवीन 1856 एंड 1863 मेंडल कल्टीवेटेड एंड टेस्टेड सम 5000 पी प्लांट। तो 1856 और 1863 के बीच मेंडल ने मटर के लगभग 5000 पौधों की खेती की और उनका परीक्षण किया। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही इंड्यूस्ड टू generalization which later become known as Mendel's principle of hereditary or Mendelian inheritance। तो इन्होंने इन प्रयोगों से दो सामान्यीकरण को प्रेरित किया जो कि बाद में आनुवांशिकता के सिद्धांत या मेंडेलियन वंशानुक्रम के रूप में जाने गए। He described his experiment in a two-part which is known as experiment on plant hybridization। तो उन्होंने अपने प्रयोगों को दो पार्ट यानी कि दो वॉल्यूम में बांटा और उनका प्रयोग का जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन दैट ही प्रेजेंटेड ऑन द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून ऑन 8 फरवरी एंड 8 मार्च 1865 एंड विच वाज पब्लिश्ड इन 1866। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 8 फरवरी और 8 मार्च 1865 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रस्तुत किया और जो कि 1866 में प्रकाशित हुआ। मेंडल्स रिजल्ट वर लार्जली इग्नोर्ड बाय द वास्ट मेजॉरिटी although they were not completely unknown to biologists of the time. They were not seen as generally applicable even by Mendel himself। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उस समय बहुत बड़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया यानी कि इग्नोर किया गया। वैसे देखा जाए तो जो मेंडल थे वो उस समय के प्रमुख जीव वैज्ञानिकों में शामिल थे। उनका बहुत नाम था, उन्हें बहुत लोग जानते थे। परंतु जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो इग्नोर करने का रीज़न ये था कि उस समय डार्विनवाद बहुत प्रचलित था। यहाँ तक कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को खुद ही नज़रअंदाज किया। तो मेंडल के समय में डार्विनवाद का इतना अधिक क्रेज था कि मेंडल के नियम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, इसलिए लार्ज स्केल पर इनका जो सिद्धांत था वो इग्नोर किया गया। इन 1900 ह्यूगो de Vries, कार्ल कोरेंस एंड एरिक सेरमैक rediscovered his finding and postulated three laws that are known as Mendel's law of inheritance। तो सन 1900 में ह्यूगो de Vries, कार्ल कोरेंस और एरिक सेरमैक द्वारा इनके जो नियम थे, जो इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इन्हें पुनः खोजा गया और बाद में इन्हें 3 सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत किया गया जिसे हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंडल ने क्यों अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी ही चूज़ किया। उसके अलावा वो कोई और प्लांट उन्होंने क्यों यूज़ नहीं किया, इसका रीज़न समझते हैं। मेंडल चूज़ गार्डन पी which botanical name is Pisum sativum. He did this by using different variety of pea plant which he grew in his garden. Mendel chose pea plant because pea plant had 7 pair of contrasting and ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। तो मेंडल द्वारा पी प्लांट सेलेक्ट करने का जो सबसे ज़्यादा रीज़न था वो था इनमें पाया जाने वाला 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और इसके अलावा और भी रीज़न थे, तो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम आगे जानेंगे। पहले कुछ और रीज़न को समझ लेते हैं। तो पहला रीज़न ये था कि ये ईज़िली अवेलेबल होता है। दूसरा है ये रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब इनमें जो जनन होता है वो बहुत जल्दी होता है। थर्ड बेनिफिट ये है दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल,
यानी कि इनका जो जीवन चक्र होता है बहुत छोटा होता है, बहुत कम समय में इनकी नई वैरायटी तैयार हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो नॉर्मली इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न था मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और आसानी से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। और पी के जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की। तो फर्स्ट पेयर जो कैरेक्टर है उनके सीड का शेप है। तो इनके जो सीड के शेप हैं, एक राउंडेड होता है और दूसरा होता है रिंकल्ड। यानी कि एक गुण होगा सीड का राउंडेड गोलाकार, और दूसरा जो अपोजिट कैरेक्टर होगा वो झुर्रीदार। तो सेकंड पेयर जो कैरेक्टर है वो है कलर, यानी कि सीड का कलर। तो एक कलर है येलो और दूसरा कलर है ग्रीन। इसके बाद तीसरा पेयर कैरेक्टर है वो है पॉड शेप, यानी कि फली का जो शेप है वो। तो एक तरह का जो फली होगा वो इनफ्लेटेड होगा, यानी कि चपटा होगा, और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो दूसरा फली है वो कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि बीच बीच से दबा हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो पेयर कैरेक्टर है वो है पॉड कलर, यानी कि फली का रंग। तो एक फली का रंग है ग्रीन, तो दूसरा उसका अपोजिट कैरेक्टर है येलो। इसके बाद अगले पेयर कैरेक्टर को देखें तो इसका है फ्लावर कलर। तो एक फ्लावर कलर है पर्पल, तो दूसरा इसका अपोजिट कलर है वाइट। इसके बाद नेक्स्ट हम कैरेक्टर को लें तो वो है पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी कि पौधे पर जो फ्लावर है वो कहाँ पर लगा हुआ है। एक है टर्मिनल एकदम किनारों पर, जैसा कि आपने गुड़हल के पेड़ में देखा होगा कि जो गुड़हल के फूल होते हैं वो किनारों पर लगे होते हैं। इसके बाद जो अपोजिट कैरेक्टर है वो है एक्सियल। तो एक्सियल में क्या होता है कि जो मेन ब्रांच से निकला हुआ टहनी है उसके बीच बीच में फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको टर्मिनल और एक्सियल दोनों दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद 7 पेयर जो लास्ट कैरेक्टर है वो है लेंथ ऑफ स्टेम, यानी कि तने की लंबाई। तो अगर तने की लंबाई लंबी है तो वो पौधा होगा टॉल, और यदि छोटी है तो वो पौधा होगा ड्वार्फ। तो मेंडल द्वारा गार्डन पी लेने का जो मेन रीज़न था वो था कि पी प्लांट में आपको 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जो कि किसी एक पौधों में इतने सारे कैरेक्टर पॉसिबल नहीं है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जितने भी लॉ हैं उनको डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। तो सबसे पहला उनका लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हिंदी में हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस says that when parent with pure contrasting traits are crossed together, only one form of the traits appear in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant traits इन द फिनोटाइप। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब दो प्योर अपोजिट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसकी फर्स्ट जनरेशन में हमेशा केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस डोमिनेंट एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव विल ऑलवेज एक्सप्रेस द डोमिनेंट फिनोटाइप। यदि हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देता है। तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ए क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो कहने का मतलब है कि जब दो शुद्ध माता पिता यानी कि पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराया जाता है जो कि एक ही जोड़ी के विपरीत लक्षणों वाले होते हैं, ऐसे क्रॉस को ही कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों दिया हुआ है। तो बस आप इतना ही समझ लीजिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब हम कोई एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं, जैसे कि एक प्लांट हो गया टॉल और दूसरा हो गया ड्वार्फ। तो यहाँ पर हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर को ही चूज़ कर रहे हैं, उसकी लंबाई को। अब यदि हम किसी एक पर्सन में दो कैरेक्टर को लेके चलते हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई सीड है, ठीक है, तो कोई सीड में उसका जो कलर है वो है येलो और उसका जो शेप है वो है राउंडेड। यानी कि जब हम दो कैरेक्टर को आधार मानते हैं तो वहाँ पर होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, और यदि हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर को आधार मानते हैं तो वहाँ पर होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है उसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फॉलो करते हैं।
तो आइए मेंडल के फर्स्ट लॉ को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 प्योर पेरेंट्स लिया। एक शुद्ध लंबा था यानी कि प्योर टॉल था, और दूसरा था शुद्ध बौना यानी कि प्योर ड्वार्फ था। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों क्या थे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव थे। तो यदि हम इनके गैमेट्स को देखें तो इनमें एक ही तरह के गैमेट बनेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें टाल प्लांट की, तो इसमें जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी, और जो ड्वार्फ प्लांट होगा उसमें गैमेट बनेगा स्मॉल टी। अब इन दोनों गैमेट के बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो हमारा F1 जनरेशन में जो प्लांट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं ये हेट्रोजाइगस है, परंतु यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पर। तो अगर हम फिनोटाइप रूप में देखें तो ये प्लांट जो होगा वो टॉल होगा, बट ये प्योर टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। तो इस तरह से जो मेंडल का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है, परंतु ये जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो हेट्रोजाइगस होती है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एग्जांपल है। यदि हम बात करें मानव में उनके बालों की, तो जो कर्ली हेयर है वो स्ट्रेट हेयर पर डोमिनेंट होता है। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी बता दूं कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसका महत्व तो है, लेकिन ये पूरी तरह से अप्लीकेबल नहीं है, ये कहीं कहीं पर फेल हो जाता है। जैसे कि जब मैं आपको मेंडल लॉ के एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उस टॉपिक में हम देखेंगे कि वहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं करता। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा 4 o'clock प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जाल्पा। तो इसके बारे में हम डिटेल में किसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो यहाँ पर हमने देखा कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जबकि जो F1 जनरेशन होता है वो हेट्रोजाइगस होता है। तो F1 जनरेशन के जो प्लांट है, जब इन्हें हम F2 पीढ़ी में ले जाते हैं और इनके गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर अलग हो जाते हैं, और वहाँ पर हम एक नए नियम को पढ़ेंगे जो कि है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड लॉ है, जिसे हम आगे आने वाले अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में बस इतना ही। आपको आज का पार्ट कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में मेंडल के बचे हुए बाकी नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।